हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे जेनजी क्रांति ने बदल दी है नेपाल की सत्ता को। अब से सुशीला कार्की बनेंगे प्राइम मिनिस्टर नेपाल की। तो उनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे क्या क्या हुआ है। तो नेपाल की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ लाया है। जैसे नेपाल में 2025 और 2026 के बीच अपने आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक संक्रमण से गुजर रहा है। तो युवा नेतृत्व वाले जेनजी आंदोलन के रूप में यानी राजनीतिक सिस्टम को हिला दिया है। इस आंदोलन के बाद नेपाल में पहली बार एक ऐसी सरकार बनी है जिसका नेतृत्व एक पारंपरिक राजनीतिक नेता नहीं होगा, बल्कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने होंगी। तो यह घटना इसीलिए भी असाधारण है क्योंकि नेपाल की राजनीति दशकों से पारंपरिक दलों जैसे नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट फ्रंक्शन और अन्य स्थापित शक्तियों के बीच ही घूमती रहती थी। तो अचानक सोशल मीडिया से शुरू हुई आंदोलन सड़क पर उतरा और सरकार गिरा दी गई और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही अंतरिम नेतृत्व तय किया गया है। तो 2025 में हुए बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद देश को स्थिर रखने और चुनाव कराने के लिए सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो इस तरह नेपाल ने एक अनोखा प्रयोग किया है। जैसे सड़क आंदोलन हुआ, उसके बाद डिजिटल लोकतंत्र की भी उपस्थापना किया गया है और न्यायपालिका से नेतृत्व भी किया गया है, यानी इन तीनों का महामिलन हुआ है। तो सुशीला कार्की कौन है वो भी जान लेते हैं। तो सुशीला कार्की नेपाल की न्यायपालिका और सार्वजनिक जीवन की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक है। उनका जन्म 1952 में विराटनगर, जो कि नेपाल में है, वहाँ पर जन्म हुआ था। तो उन्होंने राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की और भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है और बाद में वो कानून में कैरियर बनाया है। तो उनके कैरियर की प्रमुख उपलब्धियां क्या है वो भी जान लेते हैं। तो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बने थे, जो कि 2016 और 2017 के बीच में। तो कई बड़े भ्रष्टाचार मामलों में सख्ती फैसला सुनाया था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी प्रसिद्ध थे। जैसे उनकी छवि एक कठोर के रूप में देखा गया है, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार विरोधी न्यायाधीश की रही है। यही कारण था कि जब देश राजनीतिक संकट में फंसा तो युवाओं और नागरिकों समूह ने उन्हें एक तटस्थ और भरोसेमंद नेतृत्व के रूप में चुना है। तो जेनजी आंदोलन क्या है वो भी जान लेते हैं। तो नेपाल में 2025 का आंदोलन मुख्य रूप से जेनजी यानी 18 से लेकर 30 वर्ष के युवाओं द्वारा संचालित किया गया था। इस आंदोलन के पीछे कई कारण थे, जैसे भ्रष्टाचार से निराशा हो गए थे कोई लोग, बेरोजगारी घूम रहे थे, राजनीतिक की अस्थिरता थी और सोशल मीडिया पर सरकारी नियंत्रण भी था। तो सरकार द्वारा कुछ लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के बाद विरोध और प्रदर्शन तेज हो गए थे। तो धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया था। तो यह आंदोलन केवल ऑनलाइन नहीं रहा था, जैसे हजारों लोग सड़कों पर उतर रहे थे, सरकारी इमारतों पर हमला हुआ था, कई लोग की मौत भी हो गई थी और अंत में इस दबाव में सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो फ्रॉम डिस्कोर्ड टू डेमोक्रेसी यानी डिजिटल राजनीति का नया मॉडल क्या है वो भी जान लेते हैं। तो नेपाल की इस क्रांति की सबसे अनोखी बात थी डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल किया गया। डिस्कॉर्ड आमतौर पर गेमिंग और ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नेपाल के युवाओं ने इसे राजनीतिक संगठन के लिए इस्तेमाल कर दिया। तो उन्होंने डिस्कॉर्ड सर्वर पर क्या क्या किया, जैसे आंदोलन की रणनीति बनाई थी, उम्मीदवारों के नाम भी प्रस्तावित कर दिए थे और ऑनलाइन मतदान भी किया था। तो इसी प्रक्रिया में सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा समर्थन मिला। तो यह दुनिया में पहली बार हुआ और जब तक एक लोकतांत्रिक देश में ऑनलाइन समुदाय ने नेतृत्व तय करने में इतना बड़ा रोल निभाया है। तो सरकार गिराने के बाद की राजनीतिक स्थिति क्या है वो भी जान लेते हैं। तो जब आंदोलन चरम पर पहुंचा तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हिंसा और अराजकता फैल गई थी।
इस संकट में 3 प्रमुख संस्थाएं आगे आई थी, जैसे एक सेना, राष्ट्रपति और नागरिक प्रतिनिधि। तो इन सब के बीच बातचीत हुई और एक अंतरिम समाधान निकाला गया और संसद भंग कर दिया गया, अंतरिम सरकार बनाया गया और 6 महीने में चुनाव कराने के बाद राष्ट्रपति ने सुशीला कार्के को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। तो अंतरिम सरकार का मुख्य मिशन क्या होगा? जैसे सुशीला कार्के की सरकार का मुख्य उद्देश्य सत्ता में लंबे समय तक रहना नहीं था, बल्कि देश को स्थिर करने में था। तो उनके मिशन क्या होंगे? जैसे इनके 3 मुख्य लक्ष्य होंगी। एक तो हिंसा और अराजकता को रोकना, प्रशासनिक व्यवस्था बहाल करना होगा और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी कराना होगा। तो ये तीनों अंतरिम सरकार यानी सुशीला कार्के का हो सकेगा। तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों के परिवारों को मुआवजा देने का भी क्या निर्णय लिया है और हिंसा की जांच करने का भी वादा किया है। तो यह सरकार मुख्य रूप से तकनीकी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के लोगों से ही बनी है। उसके बाद नेपाल चुनाव 2026 के बारे में जान लेते हैं, यानी भविष्य का फैसला कैसा होगा। तो 5 मार्च 2026 को नेपाल में आम चुनाव आयोजित किए जाएंगे। तो इस चुनाव की खास बातें क्या है? जैसे कुल सीटें 275 हैं, लगभग 19 मिलियन मतदाता भी हैं और 65 राजनीतिक दल भी है। तो इस चुनाव में लगभग 8 लाख नए युवा मतदाता भी शामिल होंगे जो आंदोलन के बाद रजिस्टर हुए थे। यह चुनाव केवल सरकार चुनने के लिए नहीं होगा, बल्कि यह तय करने के लिए भी होगा कि क्या जेनजी आंदोलन राजनीतिक सत्ता में बदल पाएंगे या नहीं। तो नई राजनीति पुराने दलों की चुनौती भी हो सकता है। तो नेपाल की राजनीति लंबे समय से 3 प्रमुख दलों के बीच ही घूमती रहती है, जैसे नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी फ्रांक्शन, यूएमएल, इन तीनों में। लेकिन इस आंदोलन के बाद नए राजनीतिक विकल्प सामने आ गया है। सबसे प्रमुख नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। यह पार्टी युवाओं और शहरी मतदाताओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तो जेनजी आंदोलन की वैश्विक महत्व भी रहता है। तो नेपाल की यह घटना केवल एक राष्ट्रीय राजनीतिक घटना नहीं होगा, यह पूरी दुनिया में लोकतंत्र के लिए एक नया मॉडल दिखाती है। इसके मुख्य कारण भी होगा, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की राजनीतिक शक्ति भी बढ़ सकेगा, युवाओं का संगठित राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकेगा, पारंपरिक दलों की चुनौती भी बढ़ सकता है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंदोलन ग्लोबल साउथ के कई देशों के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता के बारे में जान लेते हैं, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो नेपाल 1990 के बाद से लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। तो 1990 के बाद 30 से अधिक सरकारें बदली हैं। तो राजशाही से गणतंत्र भी बन चुका है। माओवादी संघर्ष भी हो रहा है, यानी माओवादी संघर्ष भी होता रहता है। संवैधानिक संकट भी बहुत बार हुआ है। तो इसी वजह से जनता में पारंपरिक राजनीति के प्रति निराशा बढ़ती गई है। तो जेनजी आंदोलन उसे असंतोष का भी परिणाम दिखाता है। तो सुशीला कार्के का नेतृत्व क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो कार्के का नेतृत्व प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये 3 कारण ऐतिहासिक होगा, जैसे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी सुशीला कार्के, न्यायपालिका से नेतृत्व करेंगे, यानी पहले ये न्यायपालिका के चीफ जस्टिस थी। तो इनसे क्या होगा, अब पहले महिला प्रधानमंत्री होंगी। उसके बाद युवा आंदोलन का समर्थन भी बहुत रहा है, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी, जैसे राजनीतिक दलों का विरोध भी हो सकता है, आर्थिक संकट हो रहा है नेपाल के देश में, आंदोलन के बाद की अस्थिरता भी हो सकता है। फिर भी उनका मुख्य योगदान था शांतिपूर्ण चुनाव कराना। तो भविष्य में क्या हो सकता है, यानी नेपाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी वो भी जान लेते हैं। तो नेपाल अब एक नया राजनीतिक प्रयोग के दौर में है। तो भविष्य में 3 संभावित परिदृश्य हो सकते हैं, जैसे जेनजी राजनीति का उदय हो सकता है। यदि युवा समर्थित पार्टियां चुनाव जीतती है तो नेपाल में पूरी नई राजनीतिक व्यवस्था बन सकती है। अगर पारंपरिक दलों की वापसी होता है, तो यदि पुराने दल फिर सत्ता में आते हैं तो आंदोलन की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो सकती है।
और हाइब्रिड राजनीतिक मॉडल की बात करें तो सबसे संभावित स्थिति यह है कि नए नेता, पुराने संस्थान और डिजिटल राजनीति तीनों का मिश्रण बन सकता है। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो नेपाल की 2025 और 26 की राजनीतिक घटनाएं आधुनिक लोकतंत्र के इतिहास में एक अनोखा अध्याय सृष्टि होगा। यह पहली बार होगा जब एक युवा डिजिटल आंदोलन ने सरकार गिराई दी थी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नेतृत्व भी चुना गया था, और एक पूर्व न्यायाधीश को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया भी गया है। तो सुशीला कार्की का कार्यकाल शायद लंबा ना हो, लेकिन उन्होंने नेपाल को एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक संक्रमण से निकालने में केंद्रीय भूमिका भी निभाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसी आपको नए नए जानकारियाँ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।